हे एवरीवन, वेलकम टू इंग्लिश लिटरेचर विद सुमोना। आज जो मैं बताऊंगी वो क्लास 6 की कंजंक्शन का चैप्टर 26 का है। और ये पार्ट 2 है। पार्ट 1 मैंने बताया है अपने चैनल पे, मेरे चैनल पे जाके देख सकते हो। तो आज मैं इसका पार्ट 2 बताऊंगी। तो पार्ट 2 में हम लोग देखेंगे कि हम लोग एंड और बट से किस तरीके से हम लोग जोड़ते हैं चीज़ों को। तो मैं एग्जाम्पल दे के बताऊंगी, उसके बाद जो एक्सरसाइज है उसको मैं सॉल्व करवा दूंगी। तो नंबर सी में है एंड। तो अब एंड को हम लोग देखेंगे एग्जाम्पल से कि किस किस तरह जोड़ते हैं और कैसे ये एंड काम करता है कंजंक्शन के लिए। ठीक है, तो चलो। तो सबसे पहले एक एग्जाम्पल देख लेंगे। द ट्रेन स्टॉप्स एट मथुरा। ओके, सो इसमें क्या है ना कि एक सेंटेंस है और फिर एक और सेंटेंस है। तो ये फुल स्टॉप के बाद यहाँ पर एक और सेंटेंस है। सो क्या सेंटेंस है? द ट्रेन स्टॉप्स एट मथुरा, द ट्रेन स्टॉप्स एट आगरा। ठीक है, अब ये दो सेंटेंस को ना हम लोग एंड से जोड़ेंगे। तो अब देखते हैं कि एंड कैसे काम करता है, कि दोनों सेंटेंस को हम लोग जोड़ेंगे इससे। तो अब एक सेंटेंस बनाते हैं एंड को यूज करके। ध्यान से देखो। द ट्रेन स्टॉप्स स्टॉप्स एट मथुरा। ठीक है, तो अब एक चीज देखेंगे कि यहां से यहां तक हम लोग क्या बता रहे हैं कि ट्रेन कहाँ रुकती है? मथुरा में रुकती है और ट्रेन आगरा में रुकती है। यही चीज बोला जा रहा है ना। तो अब हम लोग ऐसे भी तो इसको लिख सकते हैं, इसको दो बार ये चीज को रिपीट ना करके। जैसे द ट्रेन स्टॉप्स एट, इसको दोबारा रिपीट नहीं करेंगे। बस क्या बोलेंगे? द ट्रेन स्टॉप्स एट मथुरा एंड आगरा। तो उसका मीनिंग क्या आ रहा है? सेम आ रहा है कि जो ट्रेन है वो मथुरा में रुकती है और आगरा में रुकती है। तो भाई ट्रेन रुकती है ना, तो दोनों जगह रुकती है। तो अब इस चीज को इतना डिटेल्ड नहीं लिख के हम लोग बीच में अगर एंड से जोड़ देते हैं ना, तो क्या क्या बता रहा है? ये मीनिंग सेम कन्वे कर रहा है कि भाई मथुरा और आगरा दोनों जगह रुकती है। तो यही यही यूज होता है एंड का। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। एक और एग्जाम्पल क्या है? ये नंबर 1, ये नंबर 2। आई वॉन्ट सम bread to eat. I want some milk to drink. ठीक है, तो ये हो गया एक सेंटेंस जिसमें दो सेंटेंस है बीच में, क्योंकि यहाँ पर फुल स्टॉप है। तो दो सेंटेंस है। क्या बोल रहा है? आई वॉन्ट सम ब्रेड टू इट, आई वॉन्ट सम मिल्क टू ड्रिंक। मुझे कुछ ब्रेड चाहिए खाने के लिए और मुझे कुछ दूध चाहिए पीने के लिए। ओके, हो गया। अब इसको फिर से हम लोग एंड से जोड़ेंगे। सो एंड से हम लोग कैसे जोड़ सकते हैं? फिर से देखो, ये क्या है? सेंटेंस रिपीट है। यहाँ भी आई वॉन्ट है, यहाँ भी आई वॉन्ट है। तो ये दोनों सेंटेंस क्या है? रिपीट हो रहा है। तो इस सेंटेंस को हम लोग रिपीट नहीं करेंगे। कैसे बोलेंगे कि भाई मुझे ब्रेड खाना है और दूध पीना है? तो इसको आप कैसे लिखेंगे? देखो, आई वॉन्ट सम ब्रेड टू ईट। अब फर्स्ट वाले सेंटेंस को तो पूरा लिखना है, क्योंकि इसको नहीं लिखोगे तो फिर समझ में नहीं आएगा ना बोल क्या रहे हैं। इसको तो लिखना है, क्योंकि ये इसको फर्स्ट टाइम हम लोग बोल रहे हैं। रिपीटेशन इसमें है, तो इसमें हम लोग इसको चेंज करेंगे। तो अब देखो, आई वॉन्ट तो यहाँ लिख ही लिया, अपने लिए ही ना बोल रहा है, ये भी अपने लिए बोल रहा है, तो दो बार रिपीट करने का जरूरत है नहीं। तो आई वॉन्ट को हम लोग क्या कर देंगे? यहाँ नहीं लिखेंगे। यहाँ क्या लिखेंगे? हम लोग एंड से इसको जोड़ देंगे। तो यहाँ पर लिख देंगे एंड के बाद डायरेक्ट सम मिल्क टू ड्रिंक। बस। तो क्या बनेगा? देखो, सेंटेंस मैं लिख के पढ़ के बता रही हूँ। some milk to drink। देखो, I want some bread to eat and some milk to drink। तो मीनिंग सेम बता रहा है।
ये क्या है, थोड़ा लेंदी और बोरिंग लगता है, इस तरीके से बार बार रिपीटेशन होता है, तो ये बोलने में भी इजी पड़ता है और सुनने में भी अट्रैक्टिव लगता है। तो इसीलिए एंड को हम लोग इस तरीके से यूज़ करते हैं कि जब हम लोग किसी जो दो सिमिलर चीज़ों को बता रहे हैं, तो दो सिमिलर चीज़ों को बताने में हम लोग एंड का यूज़ करते हैं। ओके, चलो अब बट देख लेते हैं। तो बट का यूज़ हम लोग कहाँ करते हैं, जब we use but to join two statements when there is a contrast between them। but का यूज हम लोग तब करते हैं ना जब कि दो सेंटेंस, दो स्टेटमेंट्स में कंट्रास्ट होता है। कंट्रास्ट मीन दो सेंटेंस अलग अलग मीनिंग बता रहा है, सिमिलर नहीं बता रहा है। अगर सिमिलर चीज़ है तो एंड लगेगा, लेकिन कंट्रास्ट कर रहा है तो बट लगेगा। तो एक एग्जाम्पल यहाँ पर मैं बताती हूँ, एग्जाम्पल से क्लियर होगा। यहाँ पर एक एग्जाम्पल लेते हैं, ही इज इंटेलिजेंट he is careless। ओके, सो ये हो गया। अब देखो कि ये दोनों कंट्रास्ट है। कंट्रास्ट क्या है कि अलग अलग चीज़ है। क्या अलग अलग चीज़ है? ही इज़ इंटेलिजेंट मतलब वो समझदार है, और ये वाला अलग है। देखो समझदार जो है ये अलग मीनिंग क्लियर कर रहा है, मतलब ये कर रहा है, क्रिएट कर रहा है या कन्वे कर रहा है। और ये जो केयरलेस है ये अलग है। इंटेलिजेंट और केयरलेस ये दोनों अगेंस्ट में है कि नहीं? इंटेलिजेंट यानी अच्छा और केयरलेस यानी बुरा। तो इसी को बोलते हैं कंट्रास्ट, दोनों अलग अलग चीज़ होना, विपरीत होना। ठीक है, तो अब इसको जब जोड़ेंगे ना, जो दोनों विपरीत चीज़ों को जब जोड़ते हैं, दो अलग अलग सेंस दे रहा है, तब हम लोग बट से जोड़ते हैं। तो इसको कैसे हम लोग बनाएंगे? ही इज़ इंटेलिजेंट बट केयरलेस। देखो अब हम लोग क्या रिप्लेस किए? ही इज इसमें भी, क्योंकि दो जगह इसको रिपीट नहीं करेंगे। यहां तक बोल दिए, बट ये केयरलेस को यहाँ लिख दिए, क्योंकि एक ही इंसान को हम लोग दो चीज़ बोल रहे हैं ना, कि वो इंटेलिजेंट भी है और वो केयरलेस भी है। तो बार बार ही इज लिखने का जरूरत है नहीं, और कंट्रास्ट बात कर रहे हैं तो इसलिए बट लगा दिए। ठीक है, अगर यहाँ होता ही इज हैंडसम, ही इज इंटेलिजेंट, तो क्या बोलते? ही इज हैंडसम एंड इंटेलिजेंट। क्यों? क्योंकि हैंडसम भी अच्छा है कि वो सुंदर दिखता है, और इंटेलिजेंट दोनों ही क्या बता रहा है कि वो अच्छा है। ठीक है, तब एंड लगाएंगे। लेकिन ये दोनों अलग अलग चीज़ है, इंटेलिजेंट और केयरलेस, तो इसमें हम लोग बट लगाएंगे। ठीक है, समझ में आ गया? ठीक है, अच्छा एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। द डेज आर वेरी हॉट, नाइट्स आर प्लेजेंट। प्लेजेंट यानी अच्छा होना। तो अब इसको कैसे बनाएंगे? इसमें भी दो कंट्रास्ट है। कैसे कंट्रास्ट है? ये है वेरी हॉट यानी बहुत गर्म, और प्लेजेंट यानी बहुत अच्छा, सुहावना। ओके, तो ये दोनों अलग अलग मीनिंग कन्वे कर रहा है ना। इसका मतलब वेरी हॉट यानी अच्छा नहीं लग रहा है, बहुत गर्म है, और ये क्या है? अच्छा है। तो दोनों अलग अलग चीज़ है, तो दोनों अलग अलग चीज़ को जब हम लोग बोलते हैं तो बट लगाते हैं। तो देखते हैं, और फिर वही कि हम लोग, हाँ अब इसमें क्या है कि यहाँ डे है और यहाँ नाइट है, तो अब ये दोनों को लिखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि भाई ये डे है ना, अगर यहाँ भी डे होता तब नहीं लिखते, लेकिन यहाँ डे यहाँ नाइट है, और दोनों अलग अलग चीज़ों को कन्वे कर रहा है, तो दोनों को लिखना जरूरी है। ठीक है, ये अकॉर्डिंग टू सेंटेंस ये डिपेंड करता है कि किस तरीके से चीज़ों को लोगे, इसलिए इसको खास ध्यान रखना है। द डेज आर वेरी हॉट बट, अब यहाँ बट लगा देंगे। ठीक है, ये जगह में कॉमा है, यहाँ बट लगाएंगे, और जैसे ही बट लगाएंगे ये कॉमा जो है या फुल स्टॉप जो भी है ये हट जाएगा। बट द नाइट्स आर प्लेजेंट, पूरा पूरी लिखना है, क्योंकि रात और दिन दो अलग अलग चीज़ है जिसके बारे में बताया जा रहा है। आ गया समझ में? ठीक है, अब इसका कुछ एक्सरसाइज, हाँ एंड और इसका थोड़ा सा देख लेते हैं कि किसकी जगह पे हम लोग बात कर रहे हैं। एंड को हम लोग जॉइन टू सिमिलर स्टेटमेंट्स और आइडिया। एंड को हम लोग तब यूज़ करते हैं जब दो सिमिलर स्टेटमेंट्स, दो चीज़ बोल रहे हैं, एक ही चीज़ के बारे में बात हो रहा है, और आइडियाज़ यानी जो भी हम लोग विचार बोल रहे हैं, जो भी चीज़ें बोल रहे हैं वो सिमिलर है, वो एक जैसा है, उसमें हम लोग क्या लगाएंगे? एंड लगाएंगे। लेकिन जॉइन टू स्टेटमेंट्स आइडियाज़ व्हेन देयर इज ए कंट्रास्ट बिटवीन दैम,
लेकिन हम लोग बट कब लगाएंगे, जब कोई भी स्टेटमेंट्स और आइडिया क्या बताएगा, कंट्रास्ट बताएगा दोनों के बीच में, कंट्रास्ट यानी विपरीत बताएगा, एक दूसरा जो है वो अलग अलग होगा दोनों, तब हम लोग बट लगा देंगे। बस बहुत ही ईजी कंसेप्ट है, इसमें और कुछ नहीं करना है। अब एक्सरसाइज देख लेते हैं। तो अब एक्सरसाइज देख लेंगे। एक्सरसाइज 3 नंबर 1 में क्या है, द ड्राइवर applied the brakes, train stopped। अब इसको समझो कि इसमें हम लोग क्या लगाएंगे कि ये मतलब सुनने में बिल्कुल सही लगेगा। एंड और व्हाट लगाना है, दोनों में क्या क्या यूज करेंगे हम लोग, एंड और बट, ये सारे सेंटेंसेस को बनाने में। तो अब सेंटेंस को ध्यान से पढ़ेंगे। द ड्राइवर अप्लाइड द ब्रेक्स, द ट्रेन स्टॉप्ड। तो अब इसमें क्या है, ये दोनों क्या है, सिमिलर चीज बता रहा है। द ड्राइवर अप्लाइड द ब्रेक्स एंड द ट्रेन स्टॉप, मतलब भाई ब्रेक को अप्लाई किया तब ना गाड़ी रुका, तो दोनों तो सिमिलर चीज है। तो सिमिलर चीज को जैसे हम लोग बताएंगे, बीच में क्या लगाएंगे, एंड। तो यहाँ पर क्या लग जाएगा, यहाँ पर लग जाएगा एंड, क्योंकि दोनों सिमिलर चीज को बताया जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग लगा देंगे एंड। ओके, अब नेक्स्ट देख लेंगे नंबर 2। द ड्राइवर applied the brakes, the तो अब इसमें क्या है, दोनों कंट्रास्ट है। क्या, एक में तो ये बता रहा है कि ड्राइवर ने ब्रेक अप्लाई किया लेकिन ट्रेन नहीं रुकी, तो कंट्रास्ट है ना, अप्लाई किया नहीं रुकी, इसमें अप्लाई किया रुक गई। ओके, तो कैसे बोलेंगे, तो यहाँ कैसे बोलेंगे, द ड्राइवर अप्लाइड द ब्रेक्स बट, जहाँ फुल स्टॉप है वहीं, बट द ट्रेन डिड नॉट स्टॉप, लेकिन गाड़ी जो ट्रेन थी वो नहीं रुकी, कंट्रास्ट बता रहे थे, बट लगा दिए। ओके, देन अब नंबर 3 देख लेंगे। द chairman's speech was brief, it was impressive। अब ये दोनों ना क्या बता रहा है, ये द चेयरमैन स्पीच वॉज ब्रीफ, चेयरमैन ने जो स्पीच दिया था वो छोटा था। अब ये दोनों कंट्रास्ट बता रहा है। कैसे कंट्रास्ट बता रहा है कि भाई जो स्पीच दिया था ना वो ब्रीफ था, छोटा था, लेकिन इम्प्रेसिव था। तो छोटा था यानी छोटा था, स्पीच जो होता है ना तो बड़ा होता है, पूरा डिटेल होता है, लेकिन यहाँ छोटा था लेकिन फिर भी इम्प्रेसिव था। तो कंट्रास्ट बता रहा है, छोटा होते हुए भी इम्प्रेसिव था। तो कैसे बोलेंगे, द चेयरमैन्स स्पीच वॉज ब्रीफ बट इट वॉज इम्प्रेसिव, दोनों कंट्रास्ट है। ओके, अब नंबर 4, चीज़ों को समझो, नहीं तो बट और एंड में ना बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन हो जाता है कभी कभी। तो नंबर 4 में क्या है, नितिन called me up twice, I did not respond। अब नितिन कॉल्ड मी ट्वाइस, नितिन ने मुझे 2 बार कॉल किया, 2 बार। आई डिड नॉट रिस्पॉन्स, लेकिन मैंने रिस्पॉन्स नहीं दिया। तो दोनों क्या है, कंट्रास्ट है, कॉल किया रिस्पॉन्स नहीं दिया। तो क्या हो जाएगा, नितिन कॉल्ड मी अप ट्वाइस बट लेकिन आई डिड नॉट रिस्पॉन्स, मैंने रिस्पॉन्स नहीं दिया। ओके, अब नंबर 5,
सो अब इसमें क्या, स्मिता इज सिंसियर, स्मिता क्या है, सिंसियर है। शी लैक्स एक्सपीरियंस, मतलब वो सिंसियर तो है, सिंसियर यानी मतलब किसी भी चीज़ को सिंसियरिटी जो होती है, तो हाँ, तो क्या है कि स्मिता सिंसियर है लेकिन उसको मतलब एक्सपीरियंस नहीं है। तो दोनों कंट्रास्ट है, सिंसियर और एक्सपीरियंस, दोनों मतलब लैक लैक मतलब एक्सपीरियंस जो है कमी है, एक्सपीरियंस की उसे कमी है। तो दोनों चीज़ अलग अलग कंट्रास्ट बता रहा है, तो इसमें बट होगा। कैसे होगा, स्मिता इज सिंसियर बट ही लैक्स एक्सपीरियंस। तो ये दोनों कंट्रास्ट को हम लोग बट से बता रहे हैं कि भले वो सिंसियर तो है लेकिन उसको एक्सपीरियंस की कमी है। ओके देन, ये लास्ट था, ये हो गया, नहीं लेफ्ट दो और बचे हुए हैं, देख लेते हैं। नंबर 6 में क्या है, वी वेंट टू द, और मेरे बताने के बाद इसको खुद अपने से बनाने का कोशिश करोगे, कॉपी नहीं करना है, खुद से बनाना है। तो इसको कैसे बोलेंगे, वी वेंट टू द बीच, वी इंजॉयड आवर सेल्फ। दोनों क्या बता रहा है, सिमिलर चीज़ों को बता रहा है, भाई बीच पे गए और हम लोग इंजॉय किए, तो सिमिलर है, इसमें बट का कोई ज़रूरत नहीं है, तो एंड लगा देंगे। वी वेंट टू द बीच एंड वी इंजॉयड आवर सेल्फ। ओके, सो ये हो गया। अब नंबर 7 देख लेंगे। I approached all my friends I approached all my friends, nobody helped me। ये कंट्रास्ट बता रहा है कि मैंने अपने हर दोस्त को अप्रोच किया, है ना, अप्रोच किया, हेल्प के लिए पूछा, लेकिन किसी ने भी हेल्प नहीं किया। सो nobody helped me, किसी ने भी हेल्प नहीं किया। nobody ये नेगेटिव सेंस देता है। तो ये क्या बता रहा है, ये एक तरीके से बता रहा है, यहाँ पर फुल स्टॉप है, ये क्या बता रहा है, कंट्रास्ट बता रहा है कि भाई मैंने हेल्प के लिए अप्रोच किया, बोला, लेकिन किसी ने भी नहीं किया। तो लेकिन, ये जो लेकिन लग रहा है ना बीच में, ये बट यहाँ पर लग जाएगा, बट। ओके, तो समझ में आया कि जब हम लोग कोई भी सिमिलर जो स्टेटमेंट होता है या आइडिया होता है उसको कन्वे करते हैं तब एंड लगाते हैं, लेकिन अगर हम लोग दो स्टेटमेंट में अगर कंट्रास्ट होता है, विपरीत चीज़ें बताई जा रही हैं, तो वहाँ बट लगता है। बस यही कंसेप्ट है, अगर ये क्लियर है तो बट और एंड का जो भी क्वेश्चन आएगा उसको आराम से बना लोगे। अब एक और है और, तो और को देख लेते हैं कैसे हम लोग यूज़ करेंगे। और क्या होता है ना कि दो चॉइसेस जब हम लोग देखते हैं, और का मीनिंग होता है जब हम लोग दो चॉइस देखते हैं तब हम लोग और को यूज़ करते हैं, है ना, या अल्टरनेटिव चॉइस करते हैं हम लोग, है ना, यूज टू सजेस्ट चॉइस या अल्टरनेटिव। ओके, सो देख लेते हैं और क्या है। सबसे पहले तो देखेंगे कि वी यूज और टू एक्सप्रेस चॉइसेस, हम लोग और को यूज़ करेंगे, मैंने पहले ही बोला था कि चॉइस बताने के लिए, कि या ये या वो, इस तरह का कोई चॉइस। तो सबसे पहले एग्जांपल देख लेंगे। कैरी द जग केयरफुली, यू विल स्पिल द वाटर। तो यहाँ क्या बता रहा है कि कैरी द जग केयरफुली, जग को ध्यान से पकड़ो, या कैरी करो मतलब वही पकड़ना। और यहाँ पर क्या है, यू विल स्पिल द वाटर, हम लोग हिंदी में बोलते हैं ना कि तुम ये काम करो नहीं तो ऐसा होगा। तो इसमें क्या बताया गया, दो चॉइस, या तुम जग को अच्छे से पकड़ोगे और नहीं तो तुम पानी को गिरा दोगे। तो अब यहाँ पर क्या लगाएंगे हम लोग, और लगाएंगे, क्योंकि यही चीज़ ना बोल रहे हैं कि कैरी द जग जग केयरफुली, तुम जग को अच्छे से पकड़ो, नहीं तो, ये जो नहीं तो बीच में बोलते हैं ये वही है, और यू विल स्पिल द वाटर, नहीं तो तुम पानी गिरा दोगे। ठीक है, तो इसमें क्या बता रहा है, ये दोनों जो चीज़ें हैं, ये दोनों चीज़ें, ये दोनों में चॉइस को बताया जा रहा है कि या ये होगा या ये होगा, या केयरफुली पकड़ोगे या पानी गिर जाएगा। तो दोनों का क्या है, चॉइस, तो और लग गया। ओके, एक और एग्जांपल देख लेते हैं। यू
शुड you should leave the room, you should sit quietly। तो इसको अब कैसे बोलेंगे, इसमें भी चॉइस बता रहा है। इसमें भी क्या चॉइस बता रहा है कि तुम या फिर तुम शांत बैठो या फिर तुम यहाँ से चले जाओ, रूम से चले जाओ, तुम्हें चले जाना चाहिए या फिर तुम्हें शांत बैठना चाहिए। इसका यही मीनिंग आता है। तो इसको हम लोग किस तरीके से बताएंगे। एक और चीज़ होता है कि एक तो और से हम लोग चीज़ों को चॉइस को बता सकते हैं। एक और तरीका होता है जिससे भी हम लोग चीज़ों में चॉइस कर सकते हैं। तो वो तरीका क्या है, ईदर और। ओके, सो ये तरीका होता है ईदर और। ईदर और से भी हम लोग दो चीज़ों में चॉइस को बता सकते हैं। तो ये जो एग्जाम्पल है ये इसी के थ्रू है। तो देख लेते हैं इसको। सो इसका जो क्वेश्चन था, इसका क्या क्वेश्चन था, यू शुड लीव द रूम, यू शुड सिट क्वाइटली। तो इसी में हम लोग इसको बनाएंगे कि आइदर और को किस तरीके से हम लोग यहाँ पर यूज़ करेंगे। सो हम लोग कैसे यूज़ करेंगे, यू शुड ईदर लीव द रूम, है ना, यू शुड ईदर लीव द रूम और सिट क्वाइटली। मतलब तुम्हें या तो रूम छोड़ देनी चाहिए। तो बीच में जो या तो बोलते हैं ना, यहीं पर लग जाएगा क्या, ईदर। तो इसका क्या मीनिंग आएगा, या तो तुम्हें रूम छोड़ देनी चाहिए। यहाँ तक हो गया। ओके, अब यहाँ से हम लोग बोलेंगे, यहाँ और लगा देंगे और ये जो यू शुड है, इसको दो बार हम लोग यहाँ पर नहीं यूज़ करेंगे, क्योंकि भाई अगला जो है उसी से ना बात कर रहे हैं कि यू शुड ईदर लीव द रूम, या तुम्हें रूम को छोड़ देना चाहिए, या तुम रूम को छोड़ दो, या यू और शुड ये यहाँ पर है, रिपीटेशन नहीं होगा। सिट क्वाइटली और सिट क्वाइटली, या रूम को तुम छोड़ दो या आराम से बैठो, शांति से बैठो। दोनों में क्या है, चॉइस है कि या तुम क्या करो, रूम को छोड़ दो या तुम शांति से बैठो। तो दोनों को चॉइस बताने के लिए हम लोग और इधर और का भी यूज इसमें किए हैं। ओके, आ गया समझ में। तो हम लोग यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स है, इसको बनाएंगे। ये मैंने इधर और को इसलिए बताया कि दो तरीके से चॉइस को बोल सकते हो, या और से बोल दो या इधर और से बोल दो। ओके, तो इसका तो मैंने एग्जाम्पल बता ही दिया है। अब हम लोग एक्सरसाइज करेंगे। ओके, इसको तो मैंने पीछे ही बता दिया है। तो इसका जो एक्सरसाइज है उसको कर लेते हैं। तो वो है एक्सरसाइज 4। तो सबसे पहले यहाँ पर क्या लगा के हम लोगों को एक्सरसाइज को बनाना है, यूजिंग और ये बहुत ही इजी है। मैं इसमें 2 बताऊंगी और बाकी खुद से करोगे, डू योर सेल्फ। ओके, सो सबसे पहले हम एक क्वेश्चन वाला इसमें फॉर्म है, उसको देख लेती हूँ। हैज द चीफ गेस्ट अराइव्ड हैज ही गॉट लेट। तो यहाँ पर हम लोगों को क्या लगाना है, यहाँ पर हम लोगों को और लगाना है। तो हैज़ द चीफ गेस्ट अराइव्ड, क्या चीफ गेस्ट पहुँच गए थे, या और हैज़ ही गॉट लेट, या वो लेट हो गए थे। तो इसको हम लोग कैसे बनाएंगे, दीदी फोन टेक देना। अच्छा, हम पीछे करते हैं ना, बंद करो ना, था पाउज कर दीजिए। अब इसमें हम लोगों को और का यूज़ करना है, एक्सरसाइज 4 का है। सो अब हम लोग क्या करेंगे कि इसमें और का यूज़ करेंगे। सो जब हम लोग और का यूज़ करेंगे ना, तो ये जो बीच में ब्रेक लगा हुआ है सेंटेंस का, मीन्स यहाँ से यहाँ तक सेंटेंस बना है जो कि इंटेरोगेटिव है, और फिर यहाँ से यहाँ सेंटेंस बना है जो मतलब ये भी इंटेरोगेटिव है। ओके, सो अब हम लोग क्या करेंगे ना कि हैज़ द चीफ गेस्ट अराइव्ड, तो यहाँ पर हो जाएगा और यहाँ पर लग जाएगा और ये जो क्वेश्चन मार्क है ना,
ये रिमूव हो जाएगा क्योंकि हम लोग इसमें क्या कर रहे हैं, और को बीच से जोड़ रहे हैं। तो यहाँ पर ये हो जाएगा और क्वेश्चन मार्क रिमूव होके, और यहाँ फिर से, और ये जो हैज़ ही है ना, अब इस ये जो हैज़ है ना, अब इसको हटाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अगर सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब लगा के ही हम इंटरोगेटिव बनाते हैं ना, मैं अपने वीडियो में भी बताई हूँ, तो अगर फिर से यहाँ पर हैज़ के बाद ही लगेगा तो ये तो ऑलरेडी इंटरोगेटिव रहेगा, जो कि हम लोगों को हटाना है क्योंकि हम लोग और लगाए। तो क्या होगा, यहाँ पर जो हैज़ है ना, इसको कट कर देंगे और यहाँ पर हैज़ की जगह हो जाएगा ही, और यहाँ हो जाएगा हैज़, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब के बाद को मतलब सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब लगेगा, क्योंकि यही रूल होता है कि अगर इंटरोगेटिव को रिमूव करेंगे तो हम लोग सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। अगर सब्जेक्ट के पहले हेल्पिंग वर्ब लगा होगा वो फिर से इंटरोगेटिव हो जाएगा। ओके, और यहाँ पर ये जो है, यहाँ पर जो है ये एक ही रहेगा क्वेश्चन मार्क। क्यों? क्योंकि यहाँ से हम लोग स्टार्ट किए हैं, हेल्पिंग वर्ब से इंटरोगेटिव स्टार्ट है, तो हैज़ द चीफ गेस्ट अराइव्ड और ही हैज़ गॉट लेट। अब ये बनेगा, ये क्वेश्चन मार्क रिमूव हो जाएगा, बस ये क्वेश्चन मार्क रहेगा। क्यों? क्योंकि हेल्पिंग वर्ब से क्वेश्चन स्टार्ट है, तो ये इंटरोगेटिव है, इसलिए यहाँ पर क्वेश्चन मार्क रहेगा। ओके, सो फिर देन नेक्स्ट देख लेंगे। और ये जो एक्सरसाइज है ना, ये बहुत ईजी है, बस जहाँ पर फुल स्टॉप है वहीं पर और लगा देना है। तो मैं एक और बता देती हूँ, जितना आगे बचा हुआ वो खुद से करोगे। सो पे द bill in time, you will have to pay a fine। तो यहाँ वही होगा, यहाँ बीच में हम लोग क्या लगा देंगे, और पे द बिल इन टाइम, बिल जो है उसको टाइम से पे करो, और नहीं तो यू विल हैव टू पे अ फाइन, नहीं तो तुम्हें फाइन देना होगा। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर और से जोड़े हैं, क्या बताने के लिए कि कोई चीज़ अगर तुमने मतलब नहीं करोगे, या ये होगा या वो होगा, या बिल भरो या फाइन दो, तो दोनों चीज़ को हम लोग बताने के लिए और का यूज़ करते हैं। सो बाकी रिमेनिंग 3 बचा हुआ है। सो ये जो 3 है ये खुद से करोगे। नंबर एफ में है ऑल्दो, ऑल्दो एंड दो। ओके, सो ये कैसे बनता है, जैसे लाइक बट है ना, जो हम लोग बट यूज करते हैं ना, सो ऑल्दो एंड दो कैन ऑल्सो बी यूज टू एक्सप्रेस ए कॉन्ट्रास्ट। तो ऑल्दो और दो भी क्या एक्सप्रेस करते हैं, कॉन्ट्रास्ट को। ठीक है, दो चीज के विपरीत होने को बताते हैं। तो देख लेते हैं एग्जाम्पल। देयर हाउस इज small, it is comfortable। कंफर्टेबल। ओके, सब इसको बनाएंगे। तो इसको कैसे बनाएंगे, सबसे पहले या हम लोग इसको बट से बना सकते हैं, तो बट हम लोग यहाँ लगा देंगे, है ना। कैसे लगाएंगे बट हम लोग कि, अच्छा यहाँ पर मैं यहाँ बट से और ऑल दो मैं दोनों से बना देती हूँ। स्मॉल, अब यहाँ बट लगा के, बट के बाद फिर से इट इज लगाने की जरूरत नहीं है क्योंकि हम लोग हाउस के बारे में ही बात कर रहे हैं ना। बट क्या बस लगा देंगे कंफर्टेबल। देखो ये कंट्रास्ट को बता रहा है कैसे, कि भाई हाउस स्मॉल है, छोटा है लेकिन आरामदायक है, कंफर्टेबल है। हाँ, घर क्या है, छोटा है लेकिन कंफर्टेबल है। तो दोनों क्या है, कंट्रास्ट को बता रहा है, तो जो बीच से हम लोग बट से जिसको हम लोग जोड़े हैं। ओके, अब इसी को हम लोग दो और ऑल दो से कैसे बनाएंगे उसको देखेंगे, क्योंकि दो और ऑल दो से ही तो बनाना है ना। तो देखते हैं, एक एग्जाम्पल लेते हैं, इसी को ले लेते हैं। तो ऑल दो और दो का जो प्लेस होता है ना लगाने का, वो स्टार्टिंग में ही होता है। तो हम लोग इसको हमेशा स्टार्टिंग में ही लगता है, और इसका मीनिंग क्या होता है, हालांकि। जब हम लोग बोलते हैं ना हालांकि ये है, हालांकि वो है, सो हालांकि, सो ऑल दो, ये दोनों सेम जगह पर ही लगा सकते हैं। ऑल दो देयर हाउस इज
स्मॉल। एक चीज़ याद रखना है कि जब ऑल दो और दो लगाओगे ना, तो जहाँ से क्वेश्चन सेंटेंस जो यहाँ पर ब्रेक हुआ है, मतलब फुल स्टॉप लगा हुआ है, वही जगह पे कॉमा लगाना है। जस्ट जब भी ऑल दो और दो से लगाओगे, बट से लगाओगे तो नहीं बनाए, क्योंकि बट तो वही जगह पे ही लग जाएगा जहाँ फुल स्टॉप है। लेकिन दो और ऑल दो जब बनाओगे, तो जिस जगह से सेंटेंस ब्रेक हुआ है ना, मतलब मीन्स फुल स्टॉप लगा है, उस जगह पे कॉमा लगा देना है ना। डोंट फॉरगेट इट, इसको नहीं भूलना है, यहाँ कॉमा लगा देना है। सो फिर से यहाँ कॉमा लगाने के बाद इट इज़ कंफर्टेबल। ठीक है, अब इसमें क्या किया, सेंटेंस को पूरा जो था वो लिख दिए ऑल दो के साथ। ओके, आ गया समझ में? ठीक है, चलो अब एक्सरसाइज देख लेते हैं। और एक चीज़ हमेशा याद रखना कि ऑल दो यूज्ड टू एक्सप्रेस अ कंट्रास्ट, हमेशा कंट्रास्ट को ही एक्सप्रेस करता है। ठीक है, चलो तो एक्सरसाइज देख लेते हैं। एक्सरसाइज 5 बहुत ईजी है। नंबर 1, दे बैटेड badly, they won the मैच। अब देखो इसमें क्या है कि दोनों कंट्रास्ट है, मतलब वे लोग जो बैटिंग कर रहे थे वो बहुत बैडली कर रहे थे, लेकिन फिर भी वॉन हुए। तो ये दोनों में कंट्रास्ट है ना, मतलब क्या चीज़ बता रहे हैं हम लोग कि खराब बैटिंग के बावजूद भी वन हो गए। तो ये क्या कर रहा है, कंट्रास्ट कर रहा है। तो इसको क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ लगाएंगे ऑल दो या दो, जिसका क्या मीनिंग होता है, हालांकि। सो ऑल दो दे बैटेड बैडली, यहाँ कॉमा नहीं भूलना है, बैटेड बैडली, दे वन द। ओके, हो गया, खाली कॉमा लगा देना है यहाँ पर जहाँ से ब्रेक हुआ है सेंटेंस। एक और बता देती हूँ। अब नंबर 2, ही ऑफिशियली he gets a higher salary than his colleagues। सो क्या है इसका मीनिंग, सबसे पहले मीनिंग देखो कि मीनिंग क्या बोल रहा है। यहाँ फुल स्टॉप है। ही ज्वाइंड द ऑफिस रिसेंटली, उसने अभी ऑफिस ज्वाइन किया है, रिसेंटली यानी कुछ ही दिनों में। ही गेट्स अ हायर सैलरी देन हिज कलीग्स, मतलब दोनों कंट्रास्ट है कि अभी ऑफिस रिसेंटली ज्वाइन किया है। नहीं तो जनरली क्या होता है कि जो भी स्टार्टिंग में जॉब ज्वाइन करता है कि उसकी सैलरी जो भी उसके कलीग्स होते हैं उनसे कम होती है जनरली। लेकिन ये कंट्रास्ट बता रहा है कि ये अभी ज्वाइन किया है, लेकिन फिर भी इसको क्या मिल रहा है, हायर सैलरी मिल रहा है। तो ये कंट्रास्ट बता रहा है। तो बस कुछ नहीं है यहाँ पर, ऑल्दो he joined the office recently, कॉमा, यहाँ कॉमा दे देना है, he gets a, और कॉमा के बाद ये क्या हो जाएगा, ये स्मॉल हो जाएगा। ये जो ही फिर लिखोगे ना तो ये स्मॉल हो जाएगा। ही गेट्स अ हायर सैलरी देन हीज कलीग्स। कलीग्स कौन होते हैं, जो कि साथ में काम करते हैं, को वर्कर्स जिन्हें बोलते हैं। ओके, सो नंबर 2 भी हो गया। सारे को जितने भी एक्सरसाइज है ना, बस ऐसे ही बनाना है। जहाँ से जो सेंटेंस ब्रेक है वहाँ फुल स्टॉप
को हटा के क्या कर लेना है, कॉमा लगाना है और दो और ऑल दो को स्टार्टिंग में लिख देना है। बस पूरा का पूरा एक्सरसाइज ऐसे ही बनाना है। ओके ओके, मैं 3 का भी बता देती हूँ और उसके बाद जो भी रिमेनिंग बचेगा उसको खुद से करोगे। ओके, सो थर्ड नंबर है, दिस प्रोडक्ट इज़ वेरी चीप। दिस is very cheap. Nobody buys it. Nobody buys it. सो इसको कैसे बनाएंगे, इसको वही सेम जो रूल है वही अप्लाई होगा यहाँ पर। although this product is very चीफ, फिर यहाँ पर क्या लगाएंगे, कॉमा, nobody buys it। ओके, सो बाकी का जो भी बचा है उसको खुद से बनाओगे। सो आगे अब मैं बताऊंगी बिकॉज, एज और सिन, जो कि नंबर जी। बिकॉज, एज एंड सिंस। सो इसका क्या होता है ना कि इसमें एक रीज़न होता है। इसमें ना सेंटेंस में क्या होता है कि कंजंक्शन टू जॉइन टू सेंटेंस, इसमें क्या होता है ना, 2 सेंटेंस होता है जिसमें कि एक सेंटेंस कुछ कहता है और दूसरा सेंटेंस उस चीज़ का रीज़न होता है, यानी कारण होता है। तो अब हम लोग देखेंगे एग्जाम्पल के थ्रू कि इसको हम लोग कैसे बना सकते हैं। मतलब एक क्या होता है, रीज़न होता है और एक रिजल्ट होता है। ठीक है, किसी चीज़ के होने के कारण कोई चीज़ हुआ है। ओके, जैसे अगर हम लोग विंटर में आइसक्रीम खा लेते हैं तो फिर हम लोगों को क्या होता है, बुखार होता है, मे बी कोल्ड हो जाता है। तो क्यों हुआ कोल्ड, क्योंकि हम लोगों ने आइसक्रीम खाया। तो कोल्ड होना क्या है, रिजल्ट है, और आइसक्रीम खाना क्या है, वजह है ना, जिसको काउज बोलते हैं कि हम लोगों ने आइसक्रीम खाया तब उसका रिजल्ट क्या आया कि हमें कोल्ड हुआ। ओके, सो इस टाइप का इसमें सेंटेंस बनता है। तो एग्जाम्पल देख लेंगे। पुनीत इज वेरी सैड, ये एक सेंटेंस है जिसको हम लोग ये तीनों फॉर्म में बनाएंगे। ही हैज़ लॉस्ट हीज बुक। ओके, तो क्या है क्वेश्चन, पुनीत इज वेरी सैड, पुनीत इज वेरी सैड, ही हैज़ लॉस्ट हिज बुक। अब इसको ये तीनों सेंस में हम लोग बनाएंगे। तो कैसे कैसे बनाएंगे, सबसे पहले हम लोग बनाएंगे एज से। तो जब हम लोग एज को यूज़ करते हैं तो सेंटेंस से पहले इसको यूज़ करते हैं। तो क्या लिखेंगे, एज पुनीत। सो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर क्या देखेंगे कि मैंने क्या कहा था कि कोई चीज़ का कोई रीज़न होता है और रिजल्ट होता है। तो यहाँ पर पुनीत इज़ वेरी सैड, ये क्या है, ये रिजल्ट है, और ये काउज है कि क्या कारण है कि वो सैड है, ये कारण है। ठीक है, ये रीज़न है। तो क्या रीज़न है, ही हैज़ लॉस्ट हिज बुक। तो जब भी हम लोग यहाँ पर रीज़न को देखते हैं, पहले सेंटेंस पे देखेंगे रीज़न कौन सा है। ओके, रीज़न कौन सा है, रिजल्ट कौन सा है, सेंटेंस पढ़ने से पता चलता है। तो इसको प्रैक्टिस भी करना है ज़्यादा से ज़्यादा। तो ये क्या है, ये रीज़न है और ये रिजल्ट है, क्योंकि भाई क्या हो गया, ही हैज़ लॉस्ट, उसने अपना बुक खो दिया। उसके बाद रिजल्ट क्या निकला कि वो सैड है। सो जब हम लोग एज लगाएंगे तो उसके बाद हम लोग क्या लगाएंगे, जो उसका काउज है। ओके, जो रीज़न है। सो पुनीत हैज़ लॉस्ट हीज बुक्स। अब एज यहाँ लगाएंगे ना तो यहाँ फिर कॉमा लगाना पड़ता है, ये भी रूल है। सो यहाँ हम लोग लिख लिए। अब लिखेंगे इसको कि ही इज़ वेरी सैड। तो बार बार हम लोग पुनीत नहीं यूज़ करेंगे, पुनीत के जगह पे प्रोनाउन यूज़ करेंगे। ओके, नहीं तो बोरिंग लगता है सेंटेंस। सो यहाँ पर क्या यूज़ करेंगे हम लोग, ही
इज वेरी सैड। तो ये तो एज से यूज़ किया हम लोग। अभी आगे देखेंगे, अब यूज़ करेंगे हम लोग बिकॉज से। सो बिकॉज हम लोग कब यूज़ करते हैं? जब हम लोग किसी चीज़ का रीज़न बताते हैं। ओके, रीज़न बताते हैं उस समय हम लोग क्या यूज़ करते हैं? बिकॉज का। तो यहाँ पर रीज़न क्या है? ये है रीज़न, ही हैज़ लॉस्ट हिज बुक, ये तो रिजल्ट है ना। तो बिकॉज को बीच में लगाते हैं। ओके, बीच में लगाते हैं और उसके बाद हम लोग इसको लिखते हैं। क्या लिखते हैं कि रीज़न क्या था? ठीक है, रीज़न यानी वजह क्या था, कारण क्या था। तो अब देख लेंगे हम लोग इसी को कैसे बनाएंगे। सो पुनीत इज वेरी सैड बिकॉज he has lost his books। ओके, आया समझ में कि बिकॉज को ज़्यादातर हम लोग बीच में, इसका जो पोजीशन होता है ना, ये बीच में ही होता है। और बिकॉज हम लोग किससे पहले लगाएंगे? जब किसी चीज़ का कोई भी रीज़न होता है। तो रीज़न तो यहाँ पर यही है कि ही हैज़ लॉस्ट हिज बुक। वो दुखी क्यों है? क्योंकि उसने अपनी किताबें खो दी, कहीं भुला दी। तो इसीलिए ये क्या है? ये काउज है और ये रिजल्ट है। तो काउज से पहले हमेशा हम लोग बिकॉज लगाते हैं। ओके, द नेक्स्ट, अब यूज़ करेंगे हम लोग सिंस। इसमें भी सेम वही चीज़ है। पुनीत इज वेरी सैड सिंस और सिंस के बाद क्या लगाएंगे हम लोग? वजह लगाएंगे, जो कारण है। जैसे बिकॉज के साथ लगा है वैसे सिंस के साथ भी लगा है। तो सिंस को हम लोग बिकॉज जैसे बीच में लगाए यहाँ भी लगा सकते हैं। ओके, और एज को हम लोग स्टार्टिंग में लगाते हैं। सो सिंस ही हैज़ लॉस्ट हिज बुक्स। ओके, सो ये जो एग्जाम्पल था ये मैंने एक एक करके समझाया है कि किस तरीके से बना सकते हैं। अब देख लेंगे एक्सरसाइज। सो आई टेल यू अगेन कि बिकॉज एज और सिंस का हम लोग यूज़ कब करते हैं? जब हम लोग सजेस्ट देते हैं किसी को द रीज़न फॉर समथिंग, कोई कारण, अगर किसी कारण के लिए हम लोग रीज़न देते हैं तब हम लोग बिकॉज एज और सिंस का यूज़ करते हैं, जिसका क्वेश्चन वाई से स्टार्ट होता है। वाई यानी क्यों, कोई चीज़ क्यों हुआ, तो उसका रीज़न देना पड़ेगा। तो जब हम लोग रीज़न देंगे तो फिर एज, बिकॉज और सिंस यूज़ करेंगे। ओके, सो अब एक्सरसाइज देख लेंगे। एक्सरसाइज 6, नंबर 1, Bibhu is crying. Somebody has stolen her doll. ओके, सो अब इसको कैसे बनाएंगे? अब इसमें बीभू इज क्राइंग, ये क्या है? ये रिजल्ट है। हाँ, तो अब बीभू इज क्राइंग ये क्या है? ये रिजल्ट है। ओके, और somebody हैज स्टॉलन हैज डॉल, ये क्या है? ये काउज है। ओके, ये रिजल्ट है और ये रीज़न है किसी भी चीज़ के। ओके, किसी भी चीज़ का ये रीज़न है। ये इस रीज़न के वजह से ही ना ये रो रहा है, ऐसा हुआ है तभी ना। ओके, सो ये रीज़न है किसी भी चीज़ का। सो ये क्या है? somebody हैज़ स्टॉलन हर डॉल, ये रीज़न है। मतलब कोई चीज़ का जब रिजल्ट आता है कब आता है? जब कोई चीज़ होता है तब। तो ये रीज़न है और ये रिजल्ट है। तो जब इस तरह का सिचुएशन रहता है उस समय जो रीज़न होता है ना उसके साथ हम लोग बिकॉज लगाते हैं। तो यहाँ क्या लगाएंगे? बीभू इज क्राइंग बिकॉज, है ना, बिकॉज रीज़न को बताने के लिए बिकॉज यूज़ करते हैं। जब बिकॉज यूज़ करेंगे तो ये जो फुल स्टॉप है ये हट जाएगा और यहाँ पर बिकॉज आ जाएगा, बिकॉज। और यहाँ पर हम लोग सिंस भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन बिकॉज जो है ना ज़्यादा अप्रोप्रिएट मतलब होता है इस टाइप के कंडीशन में। सो बिकॉज ज़्यादा यूज़ भी होता है और एज मतलब बिकॉज और सिंस ठीक है ये यूज़ होता है, एज थोड़ा ज़्यादा फॉर्मल होता है। सो एज थोड़ा कम यूज़ होता है, बिकॉज बहुत यूज़ होता है। अब नंबर 2, गांधी जी नेवर टोल्ड अ lie. Everybody
ट्रस्टेड हिम। तो इसमें क्या है, ये क्या है कि गांधी जी नेवर टोल्ड अ लाई, गांधी जी कभी भी झूठ नहीं बोलते। सो यहाँ पर हम लोग क्या लगाएंगे, एज गांधी जी नेवर टोल्ड अ लाई, कॉमा एवरीबडी ट्रस्टेड हिम। ओके, तो ये क्या है, ये काउज है, किसी चीज़ का कारण है, और उसके बाद ये क्या है, रिजल्ट है, एवरीबॉडी ट्रस्टेड हिम। ओके, सो इसलिए हम लोग इसको यहाँ पर एज से इस सेंटेंस को हम लोग बना सकते हैं। एज के बाद हम लोग क्या देंगे, किसी भी चीज़ का वजह देंगे कि वजह क्या है कि हर कोई उनके ऊपर ट्रस्ट करता है, ये रिजल्ट है और ये वजह है। ओके, देन नंबर 3 देख लेंगे। The engine developed some snag. The flight had to be delayed. सो अब इसको कैसे हम लोग बनाएंगे, द इंजन डेवलप्ड सम स्नैग, द फ्लाइट हैड टू बी डिलेड। तो ये क्या है, ये रिजल्ट है, ठीक है, और ये क्या है, ये काउज है। हाँ, तो हम लोग सबसे पहले क्या लिखेंगे कि रिजल्ट क्या है, तो द फ्लाइट, क्योंकि बिकॉज से जोड़ेंगे ना, तो बिकॉज के बाद मतलब जो काउज है उसको देना पड़ेगा। तो फ्लाइट हैड टू बी डिलेड। अब देंगे बिकॉज, क्योंकि बिकॉज के बाद हम लोग को ये जो काउज है ना, ये जो रीजन है उसको देना पड़ेगा। बिकॉज द इंजन डेवलप्ड सम स्नैग। ओके, तो अगर बीच में बिकॉज जोड़ेंगे तो कॉमा लगाने की जरूरत नहीं है। अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, द कॉस्ट्यूम्स were not ready. The show had to be cancelled. तो रिजल्ट क्या है, रिजल्ट है ये क्या रिजल्ट है, द शो हैड टू बी कैंसल, शो कैंसल हो गया। और ये क्या है, द कॉस्ट्यूम्स वर नॉट रेडी, क्योंकि जो कपड़े थे वो रेडी नहीं थे, तो जो शो था वो कैंसिल हो गया। तो शो कैंसिल हो गया, ये क्या है, ये रिजल्ट है ना, रिजल्ट है, और ये क्या है, ये रीज़न है। द कॉस्ट्यूम्स वर नॉट रेडी। हाँ, तो अब इसको हम लोग कैसे बनाएंगे, यहाँ से बनाएंगे। ओके, यहाँ से बनाएंगे, क्योंकि बिकॉज हम लोग किससे पहले लगाते हैं, रीजन से पहले लगाते हैं। सो द शो हैड टू बी कैंसल्ड बिकॉज द कॉस्ट्यूम्स वर नॉट रेडी। सो द शो हैड टू बी कैंसल्ड बिकॉज द कॉस्ट्यूम्स वर नॉट रेडी। ओके, सो सबसे पहले हम लोग क्या लगाए, सबसे पहले हम लोग किसको लिए, यहाँ पर द शो हैड टू बी कैंसल्ड, रिजल्ट को लिए, उसके बाद बिकॉज लिए, उसके बाद इसका जो रीजन था उसको लगाया, क्योंकि बिकॉज रीजन को बताता है कि रीजन क्या था कि शो कैंसल्ड हुआ। ओके, समझ में आया। सो मैंने 4 तक बता दिया है, और 5 और 6 खुद से करो, क्योंकि खुद से भी करना बहुत ज़रूरी है। ओके, अगर नहीं बनता है तो कमेंट सेक्शन में बताओ, फिर मैं बताऊंगी, लेकिन यू हैव टू डू योर सेल्फ, ठीक है। सो अब हम लोग देखेंगे एच का। एच में क्या है, इफ और अनलेस। सो इफ और अनलेस क्या है, ये कंजंक्शंस हैं, और इसको हम लोग किस तरीके से यूज़ करेंगे, इसका हम लोग थ्रू एग्जाम्पल देख लेते हैं कि ये एक तरीके से कंडीशन को बताता है
है ना, दोनों ही सिचुएशन को बताता है, कंडीशन को बताता है। सो अब देखते हैं कि इसको हम लोग कैसे बनाते हैं। सो इसके लिए सबसे पहले हम लोग एक एग्जाम्पल देख लेंगे कि दोनों को किस तरीके से लगाया गया। तो फर्स्ट जो एग्जाम्पल है, यू विल बी ग्रांटेड लीव यू अप्लाई इन टाइम। ओके, सो अब हम लोग इसको इफ और अनलेस को यूज करेंगे इस एग्जाम्पल में। तो देखेंगे कैसे दोनों को हम लोग यूज करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग इफ को यूज करते हैं, ये भी कंडीशन बताता है। सो यू विल बी ग्रांटेड लीव इफ, यही इफ लगाएंगे हम लोग, है ना, यहाँ फुल स्टॉप है और ये कंडीशन को बता रहा है, मैं समझा रही हूँ अभी। यू मस्ट, आई जस्ट फिनिश माई राइटिंग एंड आई विल एक्सप्लेन एवरीथिंग। ओके, सो यहाँ क्या किया हम लोग, इसका पहले मीनिंग देख लेते हैं। यू विल बी ग्रांटेड लीव, तुम्हें लीव मिल जाएगी, तुम्हें छुट्टी मिल जाएगी अगर तुम टाइम से अप्लाई करोगे। तो इफ़ यू मस्ट अप्लाई इन टाइम। ओके, सो इफ़ यू अप्लाई इन टाइम, अगर तुम टाइम से अप्लाई करोगे तो तुम्हें लीव मिल जाएगी, छुट्टी मिल जाएगी। ओके, सो यहाँ इफ़ क्या बता रहा है कि अगर तुम्हें छुट्टी मिल जाएगी अगर तुम टाइम से अप्लाई करोगे। तो कंडीशन बता रहा है कि तुम अप्लाई करोगे तभी तुम्हें छुट्टी मिलेगी, वो भी टाइम से। सो कंडीशन के लिए हम लोग इफ को यूज़ किए। अब यही जगह पे हम लोग यूज़ करेंगे अनलेस को। तो देखते हैं कैसे यूज़ करेंगे। यू, हाँ, अब एक चीज़ और है कि इफ़ जो है वो पॉजिटिविटी को बताता है और अनलेस जो है ना वो नेगेटिविटी को बताता है। अनलेस के साथ जब भी बनाओगे तो वो नेगेटिव सेंस देता है, इसलिए नॉट यूज़ करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि नॉट अगर नहीं यूज़ करोगे तो वो सही सेंस नहीं देगा। तो हम लोग कैसे इसको यूज़ करेंगे। सो अगर फर्स्ट जैसे दो सेंटेंसेस होता है, तो एक सेंटेंस में जैसे तुम लोग अनलेस को यूज़ करोगे तो दूसरे जो सेंटेंस होते हैं उसमें तुम्हें नॉट का यूज़ करना पड़ेगा। देखते हैं कैसे, इसी को बना रहे हैं। यू विल, यही हम लोग यूज़ करेंगे नॉट बी, क्योंकि विल और बी के बीच में नॉट आता है। कभी भी विल बी नॉट नहीं लगाना है। ओके, ये फ्यूचर टेंस में भी जब हम लोग नेगेटिव बनाते हैं तो इसी तरीके से मतलब होता है। ओके, सो यू विल नॉट बी ग्रांटेड लीव। अब यहाँ पर जो फुल स्टॉप है इसके जगह पे हम लोग क्या लगा देंगे, अनलेस, अनलेस यू अप्लाई इन टाइम। मीन्स क्या है, यहाँ फिर से कंडीशन है, यू विल नॉट बी ग्रांटेड, तुम्हें छुट्टी नहीं मिलेगी जब तक तुम टाइम से अप्लाई नहीं करोगे। तो सेंस क्या दे रहा है, सेंस दोनों का एक ही दे रहा है, लेकिन इसमें जब हम लोग अनलेस यूज़ करते हैं ना तो नेगेटिव हम लोग जरूर एक सेंटेंस में, जैसे एक सेंटेंस है तो एक पार्ट में अगर अनलेस यूज़ किया है तो उसके जो नेक्स्ट पार्ट है उसमें हम लोग नॉट जरूर यूज़ करते हैं। ओके, सो ये हो गया एक्सरसाइज 7। सो एक्सरसाइज 7 का फर्स्ट क्या है, you should exercise regularly, you will keep fit। सो अब इसको हम लोग अनलेस भी यूज़ करके बना सकते हैं और इफ़ भी, लेकिन अनलेस और इफ़ का जो रूल होता है वो थोड़ा सा अलग होता है, मैंने बताया था। सो सबसे पहले हम लोग इसको यूज़ करते हैं, अनलेस से यूज़ कर लेते हैं। सो अनलेस जब हम लोग यूज़ करेंगे, सो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, अगर स्टार्टिंग में हम लोग अनलेस यूज़ करते हैं तो उसका जो बाद वाला सेंटेंस लिखेंगे उसमें नॉट यूज़ करेंगे। तो स्टार्टिंग में हम लोग अनलेस यूज़ कर रहे हैं इसमें अनलेस यू, और जब हम लोग अनलेस लगा देंगे तो ये जो मॉडल्स है इसमें इसको रिमूव कर देंगे, इसको नहीं यूज़ करेंगे, नहीं तो मीनिंग पूरी तरीके से बदल जाएगा। ये क्या, ये मॉडल्स है तो मॉडल्स को हम लोग यहाँ से रिमूव कर देंगे। तो अनलेस यू, इसका मतलब है कोई चीज़ किसी को सलाह देना। सो अगर हम लोग यहाँ पर अनलेस लगा रहे हैं तो मॉडल्स का तो ज़रूरत नहीं है, तो इसको फिर हम लोग रिमूव कर देंगे। अनलेस यू एक्सरसाइज रेगुलरली you will not keep fit। ओके, सो यहाँ पर हम लोग
और एक चीज़ और यहाँ पर हम लोग को ध्यान में रखना है कि अनलेस अगर यहाँ लगा रहे हैं स्टार्टिंग में ही, सो जो जहाँ से ब्रेक हो रहा है ना सेंटेंस, यानी जहाँ यहाँ पर फुल स्टॉप है उसके बाद हम लोग यहाँ पर कॉमा यूज़ करेंगे, है ना। ये कुछ रूल होते हैं जिसको याद रखना है, क्योंकि अनलेस हम लोग यहाँ रखें तो बीच वाले सेंटेंस में इसको रिमूव करके कॉमा लगाना है, और अगर बीच में यूज़ करते हैं तो कॉमा को रिमूव कर देंगे। ओके, सो अब नेक्स्ट देख लेंगे। तो इसका क्या मीनिंग बता रहा है, अनलेस यू एक्सरसाइज रेगुलरली, अगर जब तक तुम रेगुलरली एक्सरसाइज नहीं करोगे, यानी रेगुलर बेसिस क्या होता है, रोज, तो तब तक जब तक तुम रेगुलर एक्सरसाइज नहीं करोगे तुम फिट नहीं रहोगे। ओके, सो यू विल नॉट कीप फिट, तुम फिट नहीं रहोगे। हो गया। अब नंबर 2, जॉन मस्ट complete the work he will be allowed to go home। सो अब हम लोग इसको इफ से, इफ का यूज करके बनाते हैं। सो इफ जॉन, अब यहां मस्ट को फिर हटा देंगे, इफ जॉन कंप्लीट द वर्क, अब इफ भी यहां लगाए हैं तो यहां पर कॉमा लगाएंगे, अनलेस लगाए थे तो कॉमा लगाए थे, इफ भी लगाएंगे स्टार्टिंग में तो यहां कॉमा लगाएंगे, लगा दिया। और इफ के साथ ऐसा कंडीशन तो है नहीं कि नेगेटिव बनाना है, तो जस्ट फिर एज इट इज जो है उसको हम लोग को उतार देना है। लेकिन यहाँ पर जो कैपिटल जो था ना स्टार्टिंग में, यहाँ पर जो हम लोग लिखे थे, तो क्वेश्चन में यहाँ पर क्या है, ही कैपिटल है, लेकिन इफ लगा लेंगे यहाँ कॉमा के बाद हम लोग यूज़ करेंगे तो ये इसको स्मॉल यूज़ करेंगे। ही विल बी अलाउड टू गो होम। अगर इसको अनलेस से यूज़ करते हैं तो कैसे यूज़ करते हैं, अनलेस जॉन कंप्लीट द वर्क, यहाँ पर अनलेस यूज़ करते कॉमा दे देते, और ही विल नॉट बी अलाउड टू गो होम, ऐसे भी बना सकते हैं। ओके, सो अब नंबर 3 देख लेंगे। शी शुड वर्क हार्ड, शी विल पास। कैसे बनाएंगे, इफ सी, ये हट जाएगा, इफ शी वर्क हार्ड कॉमा शी विल पास, फुल स्टॉप। ओके, अब नंबर हम लोग देख लेंगे 4 का, और इफ यहाँ पर कैपिटल लगा देंगे। अब नंबर 4, यू मस्ट स्टार्ट अर्ली, यू विल कैच द ट्रेन। ओके, सो अब इसको हम लोग कैसे बनाएंगे, अनलेस से बनाते इसको हम लोग। सो अनलेस यू स्टार्ट, इसको हटा देंगे, स्टार्ट अर्ली, जब तक तुम जल्दी स्टार्ट नहीं करते, अब यहाँ पर फिर वही कॉमा लगाएंगे हम लोग, क्योंकि अनलेस यहाँ पर लिखे हैं। सो अब यहाँ पर हम लोग नेगेटिव बनाएंगे, यू विल नॉट कैच द ट्रेन। ओके, सो ये हो गया। सो यहाँ तक मैंने बता दिया है। अब 5 और 6 का कोशिश करो कि खुद से बनाओ, है ना। यू मस्ट डू इन योर सेल्फ, तो खुद से बनाओ। सो अगर मेरा पढ़ाना अच्छा लगता है, मेरी वीडियोज़ अच्छी लगती है, तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करो। बाय एंड टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ।